Hi everyone. So welcome to Explore 360 Training Solutions. So as you all know that InfiTQ is exam is approaching and is at the door now. So it is going to be scheduled on April 2 and 3. So I hope you have all registered for that exam. So it's going to be your first company. So in this video, we'll be talking about InfiTQ programming and data structures wala part, which is nothing but your one. It will be your one of the sections. So there will be three sections, as you all know. Then there will be one aptitude. Second one is Python programming or Java programming and data structure section, and third one will be DBMS. So in this particular video, we will be, we will be doing पाइप प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो वैसे तो यार 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे इस वाले मॉड्यूल के अंदर, आपके इस वाले सेक्शन के अंदर। बट इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली 15 क्वेश्चंस बिकॉज द वीडियो विल बी देन लॉन्गर फॉर दैट, फॉर डिस्कसिंग दोज 20 क्वेश्चंस। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज 15, राइट, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में जो मोर इंपॉर्टेंट वाली बात होगी ना, जो इंपॉर्टेंट बात होगी दैट विल बी कि भाई किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करा जाता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। और इनफिटिक्यू में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत टफ नहीं होंगी, ठीक है, बहुत आसान होंगी। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू नो इज दैट कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो पहली प्रॉब्लम हम लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कोड स्निप्ट्स मिलेंगे और उससे आपका आउटपुट पूछ रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रूल नंबर 1 सुनिएगा आप ध्यान से। देखो किसी भी प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का रूल नंबर 1 ये है कि नेवर लुक एट दिस थिंग। आपको इस चीज पे नहीं देखना है। आपको किसी भी स्ट्रक्चर पे, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो कोई फंक्शन डिफाइंड हो, आपको उस पर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। आपको अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है ना, वो मेन मेथड से करना है, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर से करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर इस प्रोग्राम की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन से, ठीक है। नाउ दिस इज कॉलिंग दिस मेन मेथड। ये इस मेन मेथड को कॉल कर रहा है। इस मेन मेथड के अंदर पहली जो लाइन है वो क्या है, ये है, कह रहा है कि b इज इक्वल टू डिराइव्ड टेस्ट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि डिराइव्ड क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम है b, ठीक है। अच्छा, अब एक रूल आपको याद रखना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि व्हेनेवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, इट्स कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड। ये रूल है, ठीक है, कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट करते हो तो इसका कंस्ट्रक्टर हमेशा एंड 101% कॉल होगा, ठीक है। चलिए, जब आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो ये जाएगा इस डिराइव्ड क्लास के पास। क्या यहां पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है? यस, देयर इज अ कंस्ट्रक्टर विच इज डिफाइंड हियर। अच्छा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना आपको। देखो बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि जब बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो यहां पे जो सेल्फ पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, बी पास हो रहा है। यहां पे जो सेल्फ पास हो रहा है वो बी पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेल्फ है ये कौन है, बी है। ये सेल्फ जो है वो कौन है, बी है। इट मींस बी डॉट वाई इक्वल्स टू 1 विल बी क्रिएटेड। बी डॉट वाई इक्वल्स टू 1 विल बी क्रिएटेड। बी डॉट वाई इक्वल्स टू 1 किस लाइन से क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन से क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन से क्रिएट हुआ। तो सिर्फ इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से बी डॉट वाई इक्वल्स टू 1 वेरिएबल हमारे पास मेमोरी के अंदर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो लाइन नंबर बी इज इक्वल्स टू डिराइव टेस्ट ने सिर्फ इतना काम परफॉर्म किया, सिर्फ और सिर्फ इतना काम परफॉर्म किया। नाउ अब जब मैं सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो कह रहा है बी डॉट एक्स वाई को प्रिंट करो और बी डॉट वाई को प्रिंट करो। पर क्या हमारे पास मेमोरी के अंदर बी डॉट एक्स का कोई एग्जिस्टेंस है? क्या हमारे पास बी डॉट एक्स का कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो सिर्फ इस लाइन से जो हमने अचीव करा था वो सिर्फ ये वाली चीज अचीव करी थी, ये वाली, ठीक है। बी डॉट एक्स नाम का तो हमने कुछ कभी देखा ही नहीं। सो दैट्स वाई अगर आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रोग्राम क्या देगा, आपका एरर दे देगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर। इट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एरर, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन
प्रॉब्लम की अप्रोच मैंने आपको क्या बताई कि कभी भी इस वाले स्ट्रक्चर पे आपको नहीं देखना है, कभी भी इस स्ट्रक्चर पे नहीं देखना है। तो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करना है हमें? यहां से, क्योंकि ये है मेन मेथड का पार्ट। दिस इज द मेन मेथड, यहां से स्टार्टिंग हो रही है मेन मेथड की। क्या कह रहा है मेन मेथड के अंदर? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका? क्लास ए का। ये वाली लाइन क्या कह रही है? कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो क्लास ए का। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम इस लाइन के बाद तुरंत ए क्लास के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वहां पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, कि क्या वहां पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है। नहीं, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। इट मींस लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुकी, और लाइन नंबर 1 से सिर्फ हमें क्या मिला कि सिर्फ मेमोरी के अंदर एक obj1 नाम का एक वैल्यू क्रिएट हुई है, विच इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड लाइन कहती है कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हम जाएंगे उस क्लास के पास, चेक करेंगे कि आपकी क्या वहां पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है। नहीं, जब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो वहां पे भी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। अगर वहां पे भी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है तो रूल नंबर 2 अब मैं रूल नंबर 2 बता रहा हूं। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या चेक करना है? उस क्लास में जाओ, उसका कंस्ट्रक्टर चेक करो। अब रूल नंबर 2 सुनिए ध्यान से। हम बी क्लास के पास गए, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बी क्लास के पास गए, बी के पास कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है, लेकिन अभी हमारा चेकिंग खत्म नहीं हुई है। ध्यान से देखो, बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बी के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे बी क्लास के अंदर बी का कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है और बी ने किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इस ए क्लास के अंदर भी जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है। नहीं जी, यहां पे भी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। इट मींस क्लास नंबर लाइन नंबर obj2 इज टू बी का भी काम खत्म, और इससे भी हमने कुछ अचीव नहीं किया, सिंपली एक बस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बी क्लास का। नाउ अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं। नाउ प्रिंट लाइन के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। प्रिंट लाइन के अंदर लिखा है कि obj1.2। obj1 किसका मेथड है? obj1 किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। obj1 किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। अब क्लास ए के ऑब्जेक्ट से हम टू मेथड कॉल करेंगे, क्लास ए के ऑब्जेक्ट से हम टू मेथड कॉल करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बनती है कि क्लास ए के अंदर जाके ही चेक करना है कि क्या वहां पे कोई टू नाम का मेथड डिफाइंड है। यस, देयर इज अ मेथड डिफाइंड विच इज नेम्ड एज टू। तो वो क्या करता है? रिटर्न करता है ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहां पे obj1.2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए। नाउ अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। obj.2 obj2 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बताइए? obj2 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि obj2 मतलब बी क्लास के अंदर ही हमें जाके चेक करना है। क्या चेक करना है? कि क्या कोई टू नाम का मेथड डिफाइंड है। यस, देयर इज अ टू मेथड डिफाइंड विच इज द पार्ट ऑफ बी क्लास। और क्योंकि हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट ही कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो रिटर्न करता है बी। इट मींस दिस इज गोइंग टू गिव यू बी। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए कॉमा बी। मींस आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सो आंसर विल बी ए बी। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी कहीं पर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते होंगे, बट द पॉइंट हियर इज कि हमें अप्रोच कैसे करना है। बहुत लोग पता है क्या करते हैं? सीधा स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास बी को देख रहे हैं, फिर आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, वो भी मेन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। बहुत धांसू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बहुत बड़ा सा कोड लिखा है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, डर जाएंगे, इस कोड को देखकर डर जाएंगे। अरे भाई, इस कोड को देखना ही नहीं है, इस कोड को बिल्कुल नहीं देखना। अब देखना कैसे आंसर आएगा, आंसर देखना अब कैसे आएगा। ठीक है, चलिए लाइन नंबर इससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहीं से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। रूल क्या है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी क्लास का। बी क्लास के पास गया, बी क्लास के पास गया मैं, यहां पे कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना भी कुछ लिखा है सबको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो लाइन नंबर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सुपर को। अब देखिए, अगर किसी भी क्लास के किसी भी मेथड के अंदर अगर सुपर से कुछ भी कॉल हो रहा है, सुपर से अगर कुछ भी कॉल हो रहा है, इसका मतलब उस क्लास की पेरेंट क्लास का वही चीज कॉल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सुपर से इनिट कॉल कर रहे हो, इट मींस जो बी की पेरेंट क्लास है विच इज नथिंग बट ए, उसका आपको इनिट मेथड कॉल करना है। सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करना।
सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करना। कौन सी प्रॉपर्टी कॉल हो रही है? इनिट मेथड कॉल हो रहा है। मीन्स ए क्लास के पास जाएंगे यहां से रिडायरेक्ट होकर के और इसका इनिट मेथड कॉल करेंगे, इसका इनिट मेथड कॉल करेंगे। चलिए इसका इनिट मेथड कॉल करते हैं। अभी लाइन नंबर 1 का ही एग्जीक्यूशन चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, अभी लाइन नंबर 1 का ही एग्जीक्यूशन चल रहा है। जब इनिट मेथड कॉल किया, इसके अंदर फिर से एक और सुपर लाइन लिखी है, और मैंने क्या बताया आपको कि जब भी सुपर लिखा होता है मीन्स उसी की क्लास के अंदर, जिस क्लास के हम खड़े हैं उसी क्लास के अंदर इनिट मेथड, उसी क्लास की पेरेंट क्लास का इनिट मेथड कॉल करना है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ए ने किसी क्लास को इनहेरिट कर रखा है? यहाँ पे दिख तो नहीं रहा हमें, नहीं कर रखा। लेकिन एक बात बता देता हूं दोस्तों, हर क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। तो यहाँ पे लिखा भले ना हो ए के अंदर ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेड है ऑलरेडी। तो फिर ये क्या करेगा? सुपर डॉट इनिट, ये सुपर डॉट इनिट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का इनिट मेथड कॉल करेगा। और ऑब्जेक्ट क्लास का इनिट मेथड कैसे दिखेगा? आप लोग को कुछ ऐसा लिखा होगा, इनिट मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना कुछ फंक्शनैलिटी चलेगी इसकी, तो सिंपली ये कॉल हो जाएगा और ये खाली होकर के ऐसा ही रह जाएगा। इट मीन्स हमें एक बात पता चली कि क्लास, ये जो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बी, इसने कोई काम नहीं किया। काम तो बहुत सारा किया इसने, लेकिन उसको कुछ एग्जीक्यूशन मिल नहीं पाया, कुछ प्रोसेसिंग मिल नहीं पाई, इसको कुछ अचीव नहीं हो पाया, तो सिंपली बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर के रह गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए। यहां पे क्या कर रहे हैं? हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट मींस यहां से हम सीधा जाएंगे इनिट के पास, ए क्लास के, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी के इनिट के पास जाना है। सिंपल रूल, ठीक है, सिंपल रूल है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ए के पास चले गए। देखो अब इनिट मेथड कॉल हुआ, इसके अंदर क्या लिखा है? सुपर डॉट इनिट, मतलब ए क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसका इनिट मेथड कॉल कर दो। सुपर का मतलब है कि ए क्लास की जो पेरेंट क्लास का उसका इनिट मेथड कॉल कर दो। अब ए की पेरेंट क्लास कोई है नहीं, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको कि हर क्लास की एक पेरेंट क्लास होती है, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो सुपर डॉट इनिट है ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्लास का इनिट मेथड कॉल करेगा। और अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्लास का इनिट मेथड कैसे दिखेगा, अभी दिखाया था आपको यहाँ पे लिख करके, ठीक है, अभी दिखाया था, सिंपली उसके अंदर पास लिखा था। तो इट मीन्स वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन नंबर दिस वन एंड लाइन नंबर दिस वन, इन दोनों से कुछ हमने अचीव नहीं किया, एज सच हमने कुछ भी अचीव नहीं करा। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये हमें पता चल गया है। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। कह रहा है बी क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हेलो मेथड कॉल करो। अभी ये मत देखो, इसको मत देखो, बस इसको देखो। कह रहा है कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हेलो मेथड कॉल करो, है ना। देखो किसका मेथड कॉल हो रहा है, किसका मेथड कॉल हो रहा है? बी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं हेलो मेथड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसी बी क्लास के अंदर जाएंगे, हेलो मेथड को चेक करेंगे। क्या बी क्लास के पास हेलो मेथड है? यस, हेलो मेथड है। अच्छा, किसके थ्रू कॉल कर रहे हो? ध्यान से देखो, किसके थ्रू कॉल कर रहे हो? बी के थ्रू। इसका मतलब क्या है? सेल्फ कौन है? बी। ध्यान से देखना, जिसके थ्रू मेथड कॉल करते हो वो सेल्फ बन जाता है। ये अप्रोच बहुत क्वेश्चंस में लगाऊंगा मैं भी, देखना आप ध्यान से कैसे क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। बी, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो, जिसके थ्रू मेथड कॉल कर रहे हो, उसको आप सेल्फ बना दो, उसको आप सेल्फ बना दो, ठीक है, उसको तो आप सेल्फ बना दो। इसका मतलब इस मेथड के अंदर कहीं भी अगर सेल्फ तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है तो वहां पे बी लिख दो, आप सेल्फ की जगह बी लिख दो, ठीक है। अब और कहीं सेल्फ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है हेलो के अंदर आप ए पास कर रहे हो, यहाँ पे आप हेलो के अंदर ए पास कर रहे हो, और ए एक्चुअल में है क्या? ए एक्चुअल में है क्या? ए क्या है? ए क्या है? ए ऑब्जेक्ट है ए क्लास का। ए क्या है? ए ऑब्जेक्ट है ए क्लास का, ठीक है। अब इसको यहां पे कोई रिसीव कर रहा है, तो दिस ए विल बी एक्चुअली रिटर्न हेयर। ये ए यहां पे पास हो जाएगा, ये ए यहां पे पास हो जाएगा, ये ए यहां पे पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब ए यहां पे पास हो गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको ए लिखता हूं बस वहां पे। इसका मतलब ये ए यहां पे है, ये ए यहां पे है, ठीक है। ये वाला ए लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये वाला ए यहां पे मैंने लिखा, ये वाला ए मैंने इस ए की जगह लिख दिया। अब ये जब अब इसको रन करते हैं, इस हेलो मेथड कॉल हुआ है ना, तो इसकी फंक्शनलिटी रन करते हैं। इसके अंदर पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? हेलो। इसका अंदर पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है? हेलो, मतलब हेलो तो डेफिनेटली प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में भी हेलो है, बी में भी हेलो है, सी में भी हेलो है, तो हेलो तो प्रिंट होगा डेफिनेटली। चलिए इसके बाद लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करते हैं। कह रहा है ए ऑब्जेक्ट से हाई मेथड कॉल करो। ए ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? ए ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? ए क्लास का। मतलब हमें ए क्लास के अंदर जाके हाई मेथड को चेक करना है। जिस क्लास के ऑब्जेक्ट से जो मेथड कॉल कर रहे हो आप उसी क्लास के अंदर जाके पहले चेक करोगे कि वो मेथड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ए क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड कॉल कर रहा है तो आप ए क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, ए क्लास के पास ही जाओगे
और हाई मेथड को चेक करोगे, क्या वहां पे हाई मेथड प्रेजेंट है? यस, हाई मेथड वहां पे प्रेजेंट है, तो ये कॉल होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब ये कॉल हुआ तो क्या प्रिंट होगा? हाई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा। इट मींस हेलो और हाई, हेलो और हाई तीनों ही ऑप्शन में हेलो एंड हाई मेरे को दिख रहा है, हेलो एंड हाई तीनों ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो अभी तक तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 3 कहती है रिटर्न करो 4, यहां से रिटर्न करो 4। लेकिन रिटर्न किसको होगा? रिटर्न किसको होगा? जहां पे कॉल हुआ है, क्योंकि प्रिंट के अंदर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्रिंट के अंदर आपने इस मेथड को कॉल करा है, मींस इस मेथड को कॉल करा है तो ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? 4। इसका मतलब फाइनली ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा एंड उसके बाद फाइनली ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। तो हेलो हाई एंड 4 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बताओ क्या हुआ? इसका आंसर हुआ हेलो हाई 4। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है कि क्लास ए मेरे को दे रखी है। ठीक है, क्लास ए मेरे को दे रखी है ना, इसको मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को इसको देखना ही नहीं है। मैंने क्या बताया था सिंपली कि आप किसी भी क्लास को नहीं देखोगे। ठीक है, आपको एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करना है, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। पहली लाइन से बोल रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एक क्लास का। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका इनिट मेथड कॉल होता है। सिंपल रूल, सिंपल रूल एकदम। ठीक है, चलिए इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? ओबीजे। मतलब यहाँ पे सेल्फ कौन है? ओबीजे। यहाँ पे सेल्फ कौन है? ओबीजे। तो जहां जहां सेल्फ है वहां पे ओबीजे लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीजे डॉट ऐसे करके एक वैल्यू क्रिएट हो रही है 15 नाम की मेमोरी के अंदर। सिंपल सा रूल, सिंपल रूल। ठीक है, चलिए वैल्यू क्रिएट कर दी, बहुत बढ़िया। तो लाइन नंबर 1 की जॉब डन, लाइन नंबर 1 की जॉब डन। अब कह रहा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है, समझना ध्यान से, ओबीजे के थ्रू आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो। ओबीजे मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कॉल होगा, तो सेल्फ कौन है यहाँ पे? ओबीजे। जिसके थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड कॉल कर रहे हो, सेल्फ वही है, सेल्फ वही है। ठीक है, तो जहां जहां आपको सेल्फ दिख रहा है वहां पे क्या कर दो? ओबीजे कर दो। ठीक है, अब आप कर रहे हो, जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ तो इसने क्या करा? इसने क्या करा? इसने ओबीजे डॉट ए की वैल्यू प्रिंट करी, ओबीजे डॉट ए की वैल्यू। और ओबीजे डॉट ए की वैल्यू है कितनी? 15। इट मींस 15 प्रिंट करेगा और 15 के बाद स्पेस प्रिंट करेगा, 15 के बाद स्पेस प्रिंट करेगा। डन, स्पेस प्रिंट किया। चलिए बहुत बढ़िया। अब नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? नेक्स्ट लाइन है ये, कह रहा है ओबीजे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए की वैल्यू 20 चेंज कर दो। अब यार एक रूल आपने पढ़ा होगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये प्राइवेट वेरिएबल है ना, ये प्राइवेट वेरिएबल है। और रूल कहता है कि प्राइवेट वेरिएबल को आप बाहर की तरफ एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर की तरफ मतलब क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपने रूल सुना होगा एक, एक्सेस नहीं कर सकते। आपने एक्सेस पे रूल सुना होगा कि प्राइवेट वेरिएबल को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पे हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट एक्सेसिंग, ये एक्सेसिंग नहीं है। ये क्या है? ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, ये एक्सेसिंग नहीं है, ये असाइनमेंट है ना। मतलब आप प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो 20, है ना, लेकिन एक्सेस नहीं है। इसका मतलब भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर असाइनमेंट भी कर रहे हैं तो पहले तो एक्सेस, असाइनमेंट जो होगा एक तरीके से, असाइनमेंट जो हो रहा है एक्चुअली क्या है? असाइनमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस तो नहीं है ना हमें ऑब्जेक्ट ऑफ ए का। ऑब्जेक्ट का जो ए इंस्टेंस वेरिएबल है इसका हमें एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये असाइनमेंट जो होगा ना दोस्तों, ये आपको तो लग रहा है कि चलेगा, आपको तो लग रहा है कि चलेगा, कि असाइन कर देगा, है ना, लेकिन एक्चुअल में करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है। लेकिन जब प्राइवेट वेरिएबल है तो आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि यार प्राइवेट वेरिएबल तो बाहर एक्सेस ही नहीं होता, इसका मतलब रन टाइम एरर होगी इसकी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका रन टाइम एरर नहीं होगा। होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब जब इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ओबीजे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए इज इक्वल्स टू 20, तो ये असाइनमेंट हो रहा है, तो इंटरप्रेटर इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल बाहर की तरफ एक्सेस नहीं है, तो इसका असाइनमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। इट मींस ओबीजे डॉट ए की जो वैल्यू 15 थी वो एज इट इज मेमोरी के अंदर रिटेन रहेगी। लाइन तो चलेगी, लाइन का एग्जीक्यूशन तो होगा, बट इससे हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे ही आप मान सकते हो कि ये लाइन चली ही नहीं है, इससे कोई एरर जनरेट नहीं होगी। लेकिन एंड फाइनली फिर से आप क्या करते हो? ओबीजे से आप डिस्प्ले मेथड कॉल करते हो, और ओबीजे ने लास्ट टाइम पे क्या कॉल किया था? 15 को प्रिंट किया था, तो इस बार भी वो 15 ही प्रिंट करेगा।
ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या थी, कि अगर किसी प्राइवेट वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेन के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हो, असाइनमेंट करने की कोशिश करते हो, तो वो चेंज हो नहीं पाता है, वो चेंज कमिट नहीं हो पाता है, वो चेंज इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स दी वन पॉइंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन का जो आउटपुट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 15-15। जो चेंज पहले था, जो मेमोरी के अंदर वैल्यूज पहले से रिटेन थी, वही इस बार भी रिटेन रहने वाली है। चलिए, तो आंसर विल बी 15-15। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 5 हियर इज दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पुराने क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मैंने सिर्फ ये लगा दिया एक्स्ट्रा, यहां पे ये लगा दिया है। तो अगर आप किसी प्राइवेट वेरिएबल के अंदर प्राइवेट वेरिएबल को बाहर मेन के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हो यूजिंग अंडरस्कोर एंड ए, जो कि क्लास का नाम है, यूजिंग अंडरस्कोर, टू बी मोर जनरलाइज्ड आई वुड से दैट अंडरस्कोर एंड क्लास नेम। तो अगर प्रॉपर्टी से पहले आप अंडरस्कोर और क्लास नेम लगाते हो तो इस मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग, ठीक है, ये एक नया तरीका है जो कि सिर्फ पाइथन के अंदर अवेलेबल है हमारे पास, नेम मैंगलिंग। इट मींस हम ऑब्जेक्ट के प्राइवेट वेरिएबल की, जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है इस ए क्लास का, जो कि प्राइवेट है, उसकी वैल्यू को अगर हम मेन मेथड के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वी कैन अचीव दिस सिनेरियो यूजिंग अंडरस्कोर क्लास नेम विच इज नथिंग बट नेम मैंगलिंग। ठीक है, तो इस अप्रोच के थ्रू हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम जो इस लाइन ने ओबीजे डॉट अंडरस्कोर ए की वैल्यू जो 15 सेट की थी, है ना, तो ये वाली लाइन क्या करेगी, इस वैल्यू को 15 की जगह 20 सेट करेगा, 20 सेट कर देगा इस पॉइंट इन टाइम पे, यहां पे। और जब आप दोबारा डिस्प्ले मेथड कॉल करोगे तो इस बार 15 पहले प्रिंट हुआ था और इस बार 20 प्रिंट करेगा डिस्प्ले मेथड। सो आंसर क्या हो जाएगा इस बार 15-20। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्योंकि इन्फीटीक्यू के मॉक टेस्ट में ये कई बार, एक दो बार देख लिया है मैंने, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है इस प्रॉब्लम का, इसका आंसर हो जाएगा अगेन हमारे पास 15-20। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, विच इज आई थिंक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसको समझते ध्यान से। चलिए, फिर से रूल वही है, इसको नहीं देखना है, इस कोड को नहीं देखना है। ठीक है, और जब क्लास का कोड हमें नहीं देखना है तो हमें कहां से स्टार्टिंग करनी है, हमें यहां से स्टार्टिंग करनी है। बोल रहा है सब टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सब टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, अब हमें एक रूल पता है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम जाएंगे इसके पास, हमने देखा कि क्या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, नहीं, यहाँ पे तो कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है तो रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 याद करिए, प्रॉब्लम नंबर 2 में मैंने बताया था कि अगर किसी क्लास के पास अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है और इस क्लास ने, जिसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इस क्लास ने किसी और क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम फिर इस टेस्ट क्लास के अंदर जाके चेक करेंगे कि क्या वहां पे कोई इनिट मेथड प्रेजेंट है। नहीं जी, टेस्ट के अंदर भी कोई भी इनिट मेथड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा है, क्या है, कि आपने सिंपली बस सब टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ दिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखना ध्यान से, सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन बोलती है कि s के ऑब्जेक्ट से m1 मेथड को कॉल करो, s के ऑब्जेक्ट से m1 मेथड को कॉल करो। लेकिन ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं कुछ प्रोसेस बताता हूं आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सिनेरियो के अंदर क्लास का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा कभी कभी। कैसे सिनेरियो में, ध्यान से देखना। ये जो क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये जो क्लास है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लासेस होती है जिनके इंस्टेंसेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, जिनके ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बना सकते। ठीक है, जिनके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों मैं बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्रिएट करते हैं। प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आपको ये तब पता चलेगा जब आप एक्चुअल इंडस्ट्रीज में काम करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, है ना, तब आपको पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं रूल बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। रूल नंबर 1,
कहता है कि जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन होती है ना, तो उसके अंदर हम ऐसे मेथड्स को लिखते हैं, ध्यान से समझना, ऐसे मेथड्स को लिखते हैं विच डू नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और यू कैन से दीज मेथड्स आर एम्प्टी मेथड्स, ये मेथड्स होते हैं एम्प्टी मेथड्स होते हैं। मतलब एक ये वर्ड्स प्रॉपर नहीं है इसके लिए, एम्प्टी या फिर डू नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, समझ रहे हो मेरी बात? ये आपको सिर्फ लॉजिक समझाया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती है जिनके अंदर जो मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी जो एम्प्टी होते हैं, समझना ध्यान से। अब एम्प्टी होते हैं, बस इतना ही प्रोसीजर है। अब क्यों कहता हूं मैं ऐसा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते? मान लो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मान लो ये टेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आपने t इज इक्वल टू टेस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, है ना? t इज इक्वल टू टेस्ट आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और इसके अंदर ये जो m1 मेथड है, इसके अंदर जो ये m1 मेथड है, ये एक एम्प्टी मेथड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आप t से m1 को कॉल करते हो। तो क्या इस बात का कुछ मतलब है? एक एम्प्टी मेथड को कॉल करना किसी ऑब्जेक्ट से, क्या इस बात का कुछ सेंस है? इस बात की कोई सेंस नहीं है ना? इट मींस इसी वजह से, क्योंकि कुछ मेथड्स की हम इंप्लीमेंटेशन नहीं देते एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की हम इंप्लीमेंटेशन नहीं देते, और अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इट मींस ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट करा, इसका मतलब इस टी के पास ये हक है कि इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है उनको वो कॉल कर सकता है। और अगर टी के पास ये हक है कि वो कोई भी मेथड को कॉल कर सकता है, अगर उसने m1 को कॉल करा तो m1 को कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक एम्प्टी फंक्शन है ना? तो दैट्स वाई हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है? चलिए, ये तो था एक छोटी सी रूल की बात। फिलहाल तो हमने यहाँ पे s का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं s.m1, तो हम s.m1 से मेथड कॉल कर रहे हैं। तो s किसका ऑब्जेक्ट है? सब टेस्ट का। m1 किसका मेथड है? सब टेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप s, जो कि एक सब टेस्ट का मेथड है, सब टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, तो आप इसी के अंदर जाके चेक करोगे क्या वहां पे कोई m1 मेथड प्रेजेंट है? क्या वहां पे कोई m1 मेथड प्रेजेंट है? यस, देयर इज m1 मेथड प्रेजेंट ओवर देयर। तो वहां पे उसके अंदर क्या लिखा है? प्रिंट करो हेलो, हेलो के बाद स्पेस दो, और यहां से रिटर्न करेगा वैल्यू 2, है ना? तो हेलो तो प्रिंट हो जाएगा, हेलो तो प्रिंट होगा, ये तो 100% श्योरिटी है। लेकिन ये रिटर्न कर रहा है यहाँ से 2, और जब ये 2 रिटर्न कर रहा है यहाँ से, तो रिटर्न किसको होगी? 2 वैल्यू यहाँ पे। इट मींस एक और प्रिंट मेथड एग्जीक्यूट होगा विच विल बी प्रिंटिंग 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हेलो 2। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे एक दो रूल और है जो कि मैं आपको बता दूंगा। रूल ये है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई भी ऐसा मेथड है जो एम्प्टी है, और एक चाइल्ड क्लास है जिसने इस क्लास को इनहेरिट कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे सब टेस्ट ने टेस्ट को इनहेरिट कर रखा है, तो एक रूल है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस टेस्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे, टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट होंगे, उन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये रूल है। अगर एक भी ऐसा मेथड इस टेस्ट क्लास के अंदर जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और वो रीडिफाइन नहीं करा गया इस क्लास के अंदर, तो वो एरर देगा प्रोग्राम, ठीक है? इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन दी चाइल्ड क्लास, इन दी सब क्लास, ठीक है, इन दी डिराइव्ड क्लास। तो एक रूल है। अगर ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो इट मींस दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा व्हाट दैट विल बी हेलो 2, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है? चलिए, नाउ मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। मैं एक काम करूंगा, आप वीडियो पॉज कर दो यहाँ पे, और वीडियो पॉज करके इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है? आप वीडियो पॉज कर दो एक बार, प्लीज मेरी बात मान लो, और इसका आंसर खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए, आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर दी होगी और आपने आंसर अपना कैलकुलेट कर लिया होगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपका 110 आ रहा होगा, ठीक है? 110 आ रहा होगा। बट लेट मी टेल यू गाइस, इसका आंसर 110 नहीं आएगा, ठीक है? 110 नहीं आएगा, ठीक है? पहले 110 देखते हैं कि 110 क्यों आ रहा होगा, ठीक है? वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट लेट मी टेल यू, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आज, एक एक कंसेप्ट, ठीक है? तो 110 क्यों आ रहा होगा? देखो, हम लोग कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, मतलब इनिट कॉल हुआ, ए क्लास का इनिट कॉल हुआ, मतलब ए की वैल्यू 20 असाइन हो गई, ए की वैल्यू 20 असाइन हो गई। कैसे हो रही है मैं भी बताऊंगा, अभी मैं वैसे सोल्व कर रहा हूं जैसे आप लोग सोल्व करते हो, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू 20 असाइन हो गई है। नाउ नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं।
कह रहा है क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, क्लास बी मतलब इनिट मेथड कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, बी डॉट नम की वैल्यू क्या असाइन कर देगा, 10 असाइन कर देगा। ठीक है, हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब क्या है, कह रहा है बी से मेथड बी कॉल करो, बी से मेथड बी कॉल करो। बी किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का। क्लास बी के मेथड बी कॉल करना है। ठीक है, मेथड बी कॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या रिटर्न कर रहा है, बी डॉट मेथड ए प्लस सेल्फ नम, मतलब बी से मेथड ए कॉल कर रहे हैं, बी से मेथड ए, बी से, बी किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का। क्या मेथड ए यहां पे है, हाँ मेथड है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 100। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा इसकी रिटर्न करके वो 100 आएगा। क्यों, क्योंकि मेथड ए किसका है, बी, क्लास बी का, ऑब्जेक्ट भी किसका है, क्लास बी का, तो ये रिटर्न कर देगा 100 प्लस सेल्फ डॉट नम, मतलब क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट है, बी का ऑब्जेक्ट है तो मतलब बी डॉट नम 10। तो हमें लगता है कि आंसर आएगा 110, विच इज रॉन्ग अप्रोच, गलत अप्रोच होती है, गलत अप्रोच होती है, 100% गलत आंसर आएगा इससे। क्यों आएगा, समझाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मैंने कहा कभी भी इसको मत देखो, हमें इससे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हमें इससे एग्जीक्यूट करना है, हमें कभी भी नहीं देखना है ये, हमें सिर्फ इससे एग्जीक्यूट करना है। तो लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूट करेंगे। लाइन नंबर 1 जब हमने एग्जीक्यूट करी तो कहता है कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ए क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर भी किसका कॉल होगा, ए क्लास का। मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ध्यान से देखना आप, ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ए, इसका मतलब सेल्फ कौन है यहाँ पे, सेल्फ कौन है, ए, सेल्फ कौन है, ए। क्वेश्चन गलत नहीं होगा आज के बाद अगर ऐसे करोगे तो। वैल्यू क्या भेज रहे हो आप ऊपर, 20, तो ये वैल्यू कहां पे रिसीव होगी, इस पे, वेल ए पे 20। मतलब आप क्या कर रहे हो, सेल्फ मतलब ए, वेल मतलब 20, इसका मतलब ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 आपके पास मेमोरी के अंदर असाइन हो गई है। ए डॉट वैल्यू 20 मेमोरी के अंदर असाइन हो गई है। चलिए बहुत बढ़िया। जब ए डॉट वैल्यू मेमोरी के अंदर 20 असाइन हो गई है, अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट करो। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मतलब उसका इनिट मेथड हमें कॉल करना है। इनिट मेथड पे जाएंगे, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब सेल्फ कौन है, बी, सेल्फ कौन है, बी। क्या वैल्यू भेज रहे हो, 10, मतलब वेल टू क्या है, 10। सेल्फ कौन है, बी, वेल क्या है, 10, इसका मतलब बी डॉट नम, बी डॉट नम इज इक्वल्स टू 10। आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो मेमोरी के अंदर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों ने, इन दोनों लाइनों ने, इस लाइन ने ये वाली वैल्यू अचीव करी और इस वाली लाइन ने ये वाली वैल्यू अचीव करी। ठीक है, मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर इन दोनों लाइनों की वजह से अभी तक इतना प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मजा आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, बी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड बी को कॉल करो। पहली बात तो ये बताओ, बी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, बी मेरे पास क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, बी मेरे पास क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास बी का ही मेथड बी कॉल होगा अगर वहां पे प्रेजेंट है तो। ध्यान से देखो, क्या मेथड बी क्लास बी के अंदर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। इट मींस दिस लाइन इज गोइंग टू कॉल दिस मेथड, दिस लाइन इज गोइंग टू कॉल दिस मेथड। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, मैंने कहा किसके थ्रू कॉल हो रहा है, बी के थ्रू। ध्यान से समझना, किसके थ्रू कॉल हो रहा है, बी के थ्रू। इसका मतलब सेल्फ कौन है यहाँ पे, बी, सेल्फ कौन है यहाँ पे, बी। मतलब इस लाइन में, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां सेल्फ है वहां पर क्या लिख दो आप, बी लिख दोगे, वहां पे आप बी लिख दोगे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। आपने किसके थ्रू कॉल करा, बी के थ्रू, मतलब सेल्फ कौन है, बी, सेल्फ कौन है, बी। अच्छा, क्या वैल्यू भेज रहे हो आप इसको, ए, क्या वैल्यू आप भेज रहे हो इसको अंदर, ए, और ए एक्चुअल में है क्या, ध्यान से देखो, ए क्या है, ए है क्लास ए का ऑब्जेक्ट, ए क्या है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो ए यहाँ पे रिसीव हो रहा है, किसके पास रिसीव हो रहा है, किसके पास रिसीव हो रहा है, ये इस बी के पास। इसका मतलब एक्चुअल में ये बी नहीं है, ये कौन है, ये ए है। ध्यान से देखो, ये क्या है, ए है, ये ए हम भेज रहे हैं ना इसको, तो ये ए जो है यहाँ पे बी के पास रिसीव हो रहा है, और ये बी कौन है, एक्चुअल में ए है, क्योंकि आप इसको ए भेज रहे हो, तो ये बी नहीं है, ये कौन है, ए। तो जहां जहां अंदर बी लिखा है वहां आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। ठीक है, जहां जहां ए की, जहां जहां बी लिखा था वहां ए लिख दिया, जहां जहां सेल्फ लिखा था वहां पे बी लिख दिया, है ना। एक्चुअल में क्या बना, एक्चुअल में ये बन गया अंदर, ये बन गया अंदर। ध्यान से देखो कि अब आप क्या रिटर्न करोगे, ए डॉट मैथड ए प्लस बी डॉट नम। आप क्या रिटर्न करोगे, ए डॉट मैथड ए प्लस बी डॉट नम। आपको इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, इसका वैल्यू जो भी होगा दैट विल बी योर आंसर। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए एक्चुअल में है कौन, ए हमने पास करा था ना यहां से, ए कौन है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ए क्लास का मेथड ए कॉल करना है। ए क्लास का मेथड ए कॉल कहता है, किसके थ्रू कॉल कर रहे हो, ए के थ्रू, मतलब सेल्फ कौन है, ए, सेल्फ कौन है, ए, सेल्फ कौन है, ए। इसका मतलब आपको क्या रिटर्न करना है, 20 प्लस ए डॉट वैल्यू, 20 प्लस ए डॉट वैल्यू, 20 प्लस ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू कितना है,
20 मीन्स 20 + 20 विल बी 40। तो ये जो रिटर्न करने वाला है, ये क्या रिटर्न करने वाला हमें 40, ये रिटर्न करने वाला है 40 प्लस। अब बी डॉट नम की वैल्यू देखते हैं। बी डॉट नम तो हमारे पास मेमोरी के अंदर असाइंड है विच इज नथिंग बट 10, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 50। तो आंसर आपके पास कितना आने वाला है इसका 50। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस जाओ इस वाले क्वेश्चन को फिर से देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना यार। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये वाला, सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितने होने वाला है 50, इसका आंसर होने वाला है 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम, ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है पीछे वाली, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है पीछे वाली। देखो ध्यान से, क्या है कि बस इसके अंदर मैंने एक मेथड ए जो डिफाइन करा था ना, वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए करा था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, वहां पे मैंने आपको मेथड ए एक डिफाइन कर दिया था ताकि ये जो बी डॉट मेथड है ना, आप बी क्लास के मेथड ए कॉल करो, जानबूझ करके मैंने वहां पे लिखा था। सो इस जिसकी वजह से आपका आंसर 110 आ रहा था, जिसकी वजह से आपका आंसर कितना आ रहा था 110। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन का आंसर भी 50 आएगा मेरे दोस्त, इसका भी 50 ही आएगा तो, ठीक है। पर बस मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने बी डॉट मेथड ए कॉल करा तो आपको ये ध्यान देना है कि किसके थ्रू कॉल हुआ, बी के, मतलब ये जो सेल्फ है ये यहाँ पे बी है, ये सेल्फ जो है यहाँ पे बी है, और ये जो बी एक्चुअल में वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है विच इज नथिंग बट ए। तो ये एक्चुअल में बी नहीं है, ये कौन है, ए है, ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ये बी कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मीन्स दिस इज गोइंग टू कॉल क्लास मेथड ए, क्लास ए का मेथड ए कॉल करेगा, और दिस इज गोइंग टू गिव यू बी डॉट नम, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसके थ्रू बनाई थी वैल्यू। तो इसका भी आंसर 50 आएगा। अब इसका भी जो है सेम ही अप्रोच है और सेम ही इसका जो है मतलब एक्सप्लेनेशन है, सेम ही है, बस वहां पे मैंने बीच में एक मेथड ए लिखा था जो कि कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है, विच इज वॉज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही था वो एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसका भी आंसर कितना होने वाला है आपके पास 50 ही होने वाला है, इसका आंसर भी 50 ही होने वाला है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। अगेन मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू विल बी गेटिंग 130 फॉर श्योर, आपको आंसर 130 मिलेगा, आई गारंटी दैट, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लो एक बार, ठीक है। बट अगेन लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना वीडियो पॉज करके, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अगेन हमें इतना याद है कि क्लास ए के थ्रू एक वैल्यू क्रिएट हो गई थी, ए डॉट वैल्यू विच वॉज 20। मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सेम एक्सप्लेनेशन है इतनी लाइन का। क्लास बी को दूसरी वाली लाइन करते हैं, तो इसने हमने इससे काम सिर्फ इतना अचीव करा था, बी डॉट नम इक्वल्स टू 10, बी डॉट नम इक्वल्स टू 10, हमने इससे इतना काम अचीव किया था, ठीक है। तीसरी लाइन है जो भी कुछ है, तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरी लाइन में फिर से क्या कर रहा है वो, बी डॉट मेथड बी कॉल कर रहा है और ए ऑब्जेक्ट को भेज रहा है। किससे कॉल कर रहा है, बी से, मतलब सेल्फ कौन है यहाँ पे, बी, सेल्फ कौन है यहाँ पे, बी, सेल्फ कौन है, बी, ध्यान से समझना। और क्या भेज रहा है इसको, ए, मतलब जो यहाँ पे एक्चुअल में बी है वो क्या है, ए ऑब्जेक्ट है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बी जो है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो अब हमें इसको कॉल करना है बस एक एक लाइन करके। तो पहले सुपर लाइन कॉल होगी, सुपर वाली लाइन। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो विद वैल्यू 100। इसका मतलब यहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये जो 100 है ये जाएगी इस वेल वन के पास 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे हमें क्या लगता है कि यार ए की वैल्यू चेंज हो गई, ए की वैल्यू जो 20 थी वो 100 हो गई, हम लोग को ऐसा लगता है, बट नहीं। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी सुपर किसी भी क्लास के अंदर जब होता है तो सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास की कोई भी वो चीज कॉल होती है जो हम कॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनिट मेथड कॉल कर रहे हैं तो इनिट मेथड कॉल होगा। हो सकता है हम सुपर से मेथड ए कॉल करते तो वो क्लास अपनी पेरेंट क्लास का मेथड ए कॉल कर देता, ठीक है, सुपर के थ्रू। तो यहाँ पे हम इनिट मेथड कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि ये जो सुपर कीवर्ड होता है ना, ये जो सुपर कीवर्ड होता है, ये सुपर कीवर्ड जिस मेथड के अंदर एक्चुअल में है वो मेथड कौन है, बी। मेथड कौन है, वो मेथड बी। ये जो सुपर है, सुपर जो कीवर्ड है, ये मेथड बी के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। सुपर कीवर्ड मेथड बी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मेथड बी है इसके अंदर सेल्फ कौन है, इसके अंदर सेल्फ कौन है, इसके अंदर सेल्फ है आपके पास ये बी, इसके अंदर ये सेल्फ है बी। तो इसका मतलब सुपर जो है अपने साथ इस सेल्फ को लेकर के जाता है, सुपर जो है अपने साथ इस सेल्फ को लेकर के जाता है। इसका मतलब यहां पे सेल्फ कौन होगा, यहां पे सेल्फ होगा बी।
और जब यहाँ पे सेल्फ होगा तो यहाँ पे ये सेल्फ कौन होगा, बी, और यहाँ पे वैल्यू 1 कितनी होगी, 100। तो इसका मतलब आपके पास मेमोरी के अंदर एक नई और वैल्यू क्रिएट होगी विच इज नथिंग बट बी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, बी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि ये सुपर वाली लाइन जो है ये ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा। इस सुपर वाली के लाइन के लिए जो करंट इस मेथड के अंदर जो सेल्फ है वो पास करेगा वो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे सेल्फ की वैल्यू ए नहीं होगी, यहाँ पे सेल्फ कौन होगा, बी होगा। जो करंट सेल्फ है वही सेल्फ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट इन टाइम के बाद हमारे पास ये 3 वैल्यूज है मेमोरी के अंदर, ये 3 वैल्यूज है जो साइड में मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन देखो यहाँ पे सेल्फ कौन था, बी था, ये बी ए था, यहाँ पे बी ए था, यहाँ पे ये ए था। ठीक है, इतना आपको याद होगा। अब अगेन हम ए से मेथड ए कॉल कर रहे हैं, ए से मेथड ए कॉल कर रहे हैं, मतलब मेथड ए कॉल हो जाएगा। मेथड ए कॉल होगा, किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, ए के थ्रू, मतलब सेल्फ कौन है, ए, सेल्फ कौन है, ए, सेल्फ कौन है, ए। ठीक है, जिसके थ्रू कॉल करते हैं वही सेल्फ होता है। तो यहाँ पे ए के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ए ही सेल्फ होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 20 प्लस ए डॉट वैल्यू, 20 प्लस ए डॉट वैल्यू, 20 प्लस ए डॉट वैल्यू मतलब 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 मीन्स 40। तो यहां से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इसको 40 और प्लस बी डॉट नम, बी डॉट नम बोले तो बी डॉट नम मतलब 10, बी डॉट नम मतलब 10। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 50, है ना। तो ये अगेन आंसर आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे 50 आंसर दे देगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन कराने का यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक था। बस आपको ये फील करा रहा हूं मैं कि प्रॉब्लम को ना यहीं से शुरू करना है मेरे दोस्त, यहां से। ठीक है, प्रॉब्लम को यहीं से शुरू करना है, यहां से, सिंपल लॉजिक। ठीक है, प्रॉब्लम को यहीं से शुरू करना है, यहां कभी भी नहीं जाना। यहां अगर जाओगे तो गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन, क्योंकि ये सब चीजें ना, ये बी डॉट ए पास करना, बी के थ्रू कॉल करना, दीज थिंग्स आर कंप्लीटली चेंजिंग योर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होने वाला है हमारे पास, 50 ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास 50 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है लेट एक्स बी एन इंटीजर दैट कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 0 and 1। ठीक है, मैं एक बार आपको लोग को सजेस्ट करूंगा कि इसको रोक करके आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पे कोई पाइथन वाइथन नहीं आनी चाहिए आपको, यहाँ पे सिंपल ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, कह रहा है लेट एक्स बी एन इंटीजर दैट कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 0 and 1। तो 0 and 1 की वैल्यू ले सकता है। अब बोल रहा है जो बिलो लाइन ऑफ कोड्स है वो किसके बराबर है। ये जो इफ एल्स कंडीशन लिखा है ये इन चारों में से किसके बराबर है, इन चारों में से किसके बराबर है। ये जो यहाँ पे इफ एल्स लिखा है, अगर x की वैल्यू 0 और सिर्फ 1 ही हो सकती है तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें हिट एंड ट्रायल नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है, हमें ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है, जब इसने बोला कि यार x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है, ये 2 पॉसिबल सिनेरियो है। चलिए हमने मान लिया कि एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 1 लेते हैं। चलिए हम x की वैल्यू पहले 0 लेते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो इस कोड के हिसाब से कैसे चलेगा ये। तो हमने x को 0 मान रखा है तो 0 मानेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हुई ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब इफ के अंदर चला जाएगा। इफ के अंदर क्या बोल रहा है, तो x की वैल्यू 1 कर दो। मतलब जब x 0 है तो ये कोड क्या बना रहा है, x को 1 बना रहा है। जब x 0 है तो ये कोड x को क्या बना रहा है, 1। इस आंसर में आते हैं, इस ऑप्शन में आते हैं। x को 0 रख के देखो, 0 0 सब जगह 0 रख के देखो, x को 0 रखो तो ये क्या बनाएगा, 1। ये भी क्या बनाएगा, 1। ये क्या बनाएगा, -1। और ये क्या बनाएगा, 1 मोडुलो 0। 1 मोडुलो 0 क्या होता है, 0 से आप डिवाइड कर रहे हो 1 को, रिमाइंडर चेक करने की कोशिश कर रहे हो। 0 से रिमाइंडर, 0 से आप चेक कर रहे हो। 0 से डिविजिबल कर सकते हो किसी को, ये तो कंडीशन ही बेकार है, तो ऑप्शन ही गलत है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 तो x 1 दे रहा है ये वाला कोड। इसका मतलब जब x 0 रखा आपने, जब आपने 0 रखा तो x 1 कौन कौन दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे x 1 आपको ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। अब x की वैल्यू 1 पे भी देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 पे भी देख लेते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, तो यहाँ पे 1 लो, 1 इज इक्वल टू 0। अगर 1 0 के बराबर है, क्या कंडीशन ट्रू ही, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स, कंडीशन हुई फॉल्स, तो एल्स चलेगा। तो एल्स में क्या हो रहा है, x 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोड है, ये अगर x की वैल्यू तुम 1 लेते हो तो x को 0 बनाता है। तो अब इसमें इसी वाले ऑप्शंस में चेक करके देखो। तो लास्ट टाइम पे x की वैल्यू 0 के लिए हमने 2 ऑप्शंस को फिल्टर आउट कर लिया था, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी।
है ना, जिनकी वैल्यू हमें 0 पे 1 मिल रही थी, लेकिन अब इसको इस पे भी टेस्ट करते हैं। तो x की वैल्यू 1 रख के देखो दोनों जगह, तो यहाँ पे x कितना मिलेगा 2 और यहाँ पे x कितना मिलेगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है आपको आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो इट मींस इस कोड का इक्विवेलेंट जो है, इस कोड का इक्विवेलेंट, अगर x को आप 0 और 1 ही दे सकते हो सिर्फ, तो इस कोड का इक्विवेलेंट कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इजीली। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था, कोई टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। ठीक है, तो बोल रहा है आपको कंसिडर करना है दो क्यूज को, माई क्यू 1 एंड माई क्यू 2, एंड कह रहा है कि अज्यूम करो कि जो क्यू क्लास है इसके अंदर जो हमने यूज कर रखे है उसके पास सारे ऑपरेशन अवेलेबल है। सारे ऑपरेशन आप उसके अंदर डी क्यू कर सकते हो, आप उसके अंदर एन क्यू कर सकते हो, सारे के सारे ऑपरेशन अवेलेबल है उसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन छोटा सा एक लॉजिक है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे खुद से, तो कुछ कुछ लोगों का आंसर जो है मे बी शायद ए आएगा, और कुछ लोगों का आंसर मे बी शायद डी आएगा। ठीक है, ये बी और सी तो उन लोगों का आएगा जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो ज्यादातर लोग का ऑप्शन या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी आएगा। अब सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी उन लोगों का आता है जिनको ये कैलकुलेट करना नहीं आता, जिनको ये कैलकुलेट करना नहीं आता। ठीक है, जिनको ये कैलकुलेट करना नहीं आता। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें एसोसिएटिविटी रूल लगता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर कुछ नंबर ऐसे लिखा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2, लेट्स से 2 की पावर 3 की पावर 2, तो कुछ लोग तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, जिनको नहीं पता होता, पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसकी पावर 2 कैलकुलेट करेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग 2 की पावर पहले 3 की पावर 2 कैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी आंसर आता है उसको 2 की पावर में लेके जाते हैं। सो ये जो तरीका है ये गलत है एंड ये तरीका सही है। तो अगर कभी भी इस तरीके से कुछ चीज लिखी हुई है ऐसे करके, तो आप पहले इसको कैलकुलेट करोगे, तो दिस विल गिव यू 3 रेज टू द पावर 2 मींस ये इसका आंसर कितना जाएगा 9, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 की पावर 9। ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो इस क्वेश्चन में जो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, बट मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। सो बेसिकली करना क्या, इस तरह के क्वेश्चन में हमें दो क्यूज लेनी है, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2, माई Q1 को Q1 बोल रहा हूं, माई Q2 को Q2 बोल रहा हूं, नाम की वजह से छोटा ले लिया। कह रहा है इंडेक्स इन रेंज 3 to -1, कह रहा है 3 से स्टार्ट करो और -1 से पहले रुक जाना। नंबर लाइन देखो 0 1 2 3 और यहां पे -1 है। कह रहा है 3 से स्टार्ट करो, -1 से पहले रुक जाना। -1 कौन है 0, मींस 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा लूप। ठीक है, चलिए तो चलाते हैं इसका लूप चलाते हैं। तो i की वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू 3 से। कह रहा है इस Q1 के अंदर क्या इंसर्ट करना है तुम्हें, Q1 के अंदर क्या इंसर्ट करना है, NQ करना है क्या 3 रेज टू द पावर 2। तो मैंने क्या बोला, पहले ये कैलकुलेट होगा, मतलब ये जब कैलकुलेट होगा तो इसका आंसर आएगा 9, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 9। तो 3 रेज टू द पावर 9 इसके अंदर इंसर्ट होगा Q1 के अंदर। फिर रेंज घटेगी, तो इस बार इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, इस बार कैलकुलेट करेगा 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, तो मींस इस बार आएगा 2 की पावर 9 आंसर में। नेक्स्ट टाइम पे इंडेक्स घटेगा, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, इस बार कैलकुलेट करेगा 1 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, अगेन 1 की पावर 9, तो 1 की पावर 9 इज नथिंग बट 1, एंड फाइनली इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कह रहा है 0 की पावर 3 की पावर 2, तो 0 की पावर 9 एंड 0 की पावर 9 इज नथिंग बट 0। कुछ लोग इसको 1 बता देते हैं, जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में। ऐसा नहीं कि उनको मैथ्स नहीं आता, बट जल्दबाजी में। ठीक है, तो Q1 का स्टेटस बना आपके पास ये, तो Q1 का स्टेटस हमारे पास बन गया ये। ठीक है, तो गलती मत करना, इसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है, राइट टू लेफ्ट ऐसे सोल्व करना है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। चलिए, तो Q1 का स्टेटस हमारे पास ये अभी तक। चलिए अब इस पे आते हैं। कह रहा है कि 0 से लेकर 4 तक लूप चलाना है, 0 to 4 कह रहा है, बट 3 तक चलेगा, 0 to 3 तक चलेगा लूप। कह रहा है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाती है तो हम रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब तक इंडेक्स की वैल्यू 2 नहीं होती जब तक हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो स्टार्टिंग करते 0 से, इंडेक्स की वैल्यू 0। जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 को 2 से कंपेयर करेगा, क्या 0 2 के बराबर है, नहीं है, तो क्या करना है, माई क्यू के अंदर NQ करना है, क्या जो Q से हम पॉप करेंगे। याद रखना Q से हमेशा जो डिलीट होता है एलिमेंट फ्रंट से होता है, एंड जो ऐड होता है वो लास्ट में होता है।
हमने Q1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को NQ करा था वो सबसे लास्ट में ऐड करते जा रहे थे, लेकिन अब जो डिलीट की बारी आई तो डिलीट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से। तो इस डिलीटेड एलिमेंट को किसके अंदर डाल देना है, Q2 के अंदर, तो 3 की पावर 9 आ जाएगा Q2 के अंदर, ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट को। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू ही 1 बढ़ रहा है ना, इंडेक्स की वैल्यू ही अब 1, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन अभी भी फेल, और कंडीशन फेल तो ये वाला चलेगा। ये क्या कह रहा है कि Q के अंदर से फिर से पॉप करो, Q1 के अंदर से फिर से पॉप करो 2 की पावर 9, और वो किसके अंदर इंसर्ट करा दो, Q2 के अंदर इंसर्ट करा दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू होगी 2, इंडेक्स की वैल्यू 2, क्या 2 के बराबर है, यस। अगर 2 के बराबर है तो कंडीशन हुई ट्रू, और जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये कर देगा इसको ब्रेक, और ब्रेक का मतलब क्या है कि अब फॉर लूप आगे नहीं चलेगा, इसने यहीं से इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब इसका कोई बातचीत नहीं होगी आगे, ठीक है। तो ब्रेकअप होने के बाद आगे नहीं चलेगा, ब्रेक कर दिया हमने लूप को, ठीक है। और जब हमने ब्रेक कर दिया तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन आपका डन हो चुका है। तो Q1 का स्टेटस क्या है, 10, Q1 का स्टेटस क्या है 10, एंड Q2 का स्टेटस क्या है, 3 की पावर 9 2 की पावर 9, और 3 की पावर 9 कितना होता है 19,683, एंड 2 की पावर 9 कितना होता है 1512। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो 10 एंड 19,683,512। सो आंसर नंबर डी इज गोइंग टू बी इट्स आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है इन द फिगर, और कह रहा है कि अगर मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करूं, अगर मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा नोड्स का जो विजिट होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार कैपजेमिनी वाली सीरीज में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना सिखाया था कि इन ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम पे जो जिस नोड को आप विजिट करोगे उसको आपको आंसर में मानना है। तो मेरी कुछ अप्रोच ऐसी रहती है कि हम क्या करते हैं, हम सारी नोड्स के लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी वाली का भी लेवल कंप्लीट कर लो, डी वाली का भी लेवल कंप्लीट कर लो, एफ वाली का भी लेवल कंप्लीट कर लो, ई का भी लेवल कंप्लीट कर लो, जी लेवल भी कंप्लीट कर लो। तो सबके जो चाइल्ड है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री बनाते हैं इसको, ठीक है। बना दिया। अब हम ए से स्टार्टिंग करेंगे, तो जो भी नोड को हम सेकंड टाइम पे विजिट करेंगे उसको हम इन ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे। तो यहां से एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किया ए को, बी को फर्स्ट टाइम विजिट किया, सी को फर्स्ट टाइम विजिट किया, जी को फर्स्ट टाइम विजिट किया, जी के लेफ्ट में गए कोई मिला नहीं। अब हम यहां से वापस आएंगे, देखो जी के पास हमने जी को सेकंड टाइम विजिट करा तो आंसर में आ जाएगा जी। इसके बाद हम इसके राइट में जाएंगे, राइट में गए, अब देखो हमने जी को थर्ड टाइम विजिट करा तो हमें थर्ड टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब वापस आएंगे सी को हमने सेकंड टाइम विजिट करा तो अगला ऑप्शन होगा सी के राइट में जाएंगे, राइट में गए, रास्ता कहाँ है, इधर की तरफ है, सी को हमने थर्ड टाइम विजिट करा। अब हम वापस बी पाएंगे, बी को हमने सेकंड टाइम विजिट करा तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा बी। अब हम रास्ता सिर्फ ऐसे ही है तो हम डी पे है, डी को हमने फर्स्ट टाइम विजिट करा, डी को फर्स्ट टाइम विजिट करने के बाद हम आए इसके लेफ्ट में हमें कुछ मिला नहीं, हम इसको डी को सेकंड टाइम विजिट करेंगे तो डी को सेकंड टाइम विजिट करा। इसके बाद हम थर्ड टाइम इसके लेफ्ट राइट में गए, राइट में आने के बाद वापस डी पे आए, इसको हमने थर्ड टाइम विजिट करा, थर्ड टाइम का कुछ भी मतलब नहीं है, वापस ऐसे ही जाएंगे रास्ता क्योंकि ऐसे ही है, बी को थर्ड टाइम विजिट करा है ना। अब हम वापस ए पे जाएंगे, ए को देखो हमने सेकंड टाइम विजिट करा है तो डी के बाद आंसर जो आएगा दैट विल बी ए। उसके बाद रास्ता किधर की तरफ है, ई की तरफ जा रहा है, ई को फर्स्ट टाइम विजिट करा, ई के बाद एफ की तरफ रास्ता जा रहा है, एफ को फर्स्ट टाइम विजिट करा, एफ के बाद इसके लेफ्ट में जाएंगे बट लेफ्ट में से इसके कुछ है नहीं तो हम वापस एफ पे आएंगे, एफ को हमने देखो सेकंड टाइम विजिट करा तो ए के बाद एफ विल बी द आंसर। एफ के बाद हम राइट में जाएंगे, राइट में कुछ है नहीं, वापस एफ पे आ गए, थर्ड टाइम विजिट करा। एफ के बाद रास्ता किधर की तरफ है, ई की तरफ जा रहा है तो हमने ई को देखो सेकंड टाइम विजिट करा तो एफ के बाद आएगा आंसर ई, एंड ई के बाद हम राइट में जाएंगे, राइट में कुछ है नहीं, वापस ई पे जाएंगे, ई को हमने थर्ड टाइम विजिट करा और ए को हम वापस आ गए, ए को हमने थर्ड टाइम विजिट करा। तो हर एक नोड को हम 3 बार विजिट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट मूव करने में जिस नोड को आप सेकंड टाइम विजिट करोगे दैट विल बी द इन ऑर्डर। अच्छा, अगर आपसे मान लो इन ऑर्डर की जगह प्री ऑर्डर पूछता है, प्री ऑर्डर, तो जिस नोड को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो वो आंसर हो जाता। तो फर्स्ट टाइम में ए विजिट करा, फर्स्ट टाइम फिर बी विजिट करा तो ए बी फिर सी आता, फिर जी आता, उसके बाद आपने डी को विजिट करा था, उसके बाद आपने फिर ई को विजिट करा था, उसके बाद आपने एफ को विजिट करा था। इसी तरीके से अगर पोस्ट ऑर्डर पूछता तो पोस्ट ऑर्डर जिस नोड को आपने थर्ड टाइम विजिट करा था तो थर्ड टाइम पे आप सबसे पहले आपने थर्ड टाइम पे किस नोड को विजिट करा, जी वाली नोड को। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो जी से इसका स्टार्ट होता फिर से। उसके बाद थर्ड टाइम पे आपने सी को विजिट करा, फिर आपने डी को थर्ड टाइम पे विजिट करा, डी के बाद बी आता। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम पे जो विजिट करोगे दैट विल बी प्री ऑर्डर, ठीक है। सेकंड टाइम पे जो विजिट करोगे दैट विल बी इन ऑर्डर, एंड जो थर्ड टाइम पे विजिट करोगे दैट विल बी पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, दैट विल बी पोस्ट ऑर्डर। तो सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखो
तो GCBD एंड AFE, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। रिकर्जन का क्वेश्चन आई थिंक ये। ठीक है, तो रिकर्जन प्लस लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है अगर लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 6 है, अगर लिंक लिस्ट की नोड जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो अज्यूम आपको बाय डिफॉल्ट करना है कि दिस इज योर हेड नोड। आपको अज्यूम करना है, आपको पता है कि पहली नोड का एड्रेस को हेड बोला जाता है, तो आपको फंक्शन में हेड मिल रहा है। तो बोल रहा है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने से क्या रिजल्ट, क्या ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब क्या इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, तो करते हैं इसको, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पॉइंटर पहले हमारे पास किस पे, ए पे पॉइंटर है हमारे पास। तो क्या ये जिस करंट पॉइंटर पे हम खड़े हैं, क्या वो नन है? नहीं, वो नन तो नहीं। अगर नन होता तो हम रिटर्न करते। तो हमें क्या करना, सिंपली इसका डेटा प्रिंट करो। तो हमने 1 को प्रिंट किया, 1 को हमने प्रिंट किया। अच्छा ठीक है, जब हमने 1 को प्रिंट किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कह रहा है जिस करंट नोड पे भी आप हो, हेड नोड पे, उसका नेक्स्ट कौन है, 2। क्या वो नन है? नहीं, नन तो नहीं है। नेक्स्ट जो है इसका 2 है वहां पे, तो नन तो है नहीं। अगर नन नहीं है तो क्या करो, क्या करो, इसको इस करंट नोड को अपने कहां, करंट पॉइंटर को कहां मूव करा दो, दो पॉइंटर छोड़ के। मतलब सेम फंक्शन हमें कॉल करना है किस पे, 3 पे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, 3 पे मूव करने से पहले आप एक चीज को ध्यान में रखो कि जब ये 1 पे जो कॉल हुआ था फंक्शन, उसकी एक लाइन एग्जीक्यूट होनी बाकी रह गई। मतलब 1 वाली नोड का डेटा, 1 वाली नोड का डेटा प्रिंट होना बाकी रह गया एक बार। उससे पहले हमने किसको कॉल कर दिया, इसको इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे कॉल कर दिया, 3 पे। ठीक है, तो ये हम याद रखें, ये इसको हम याद रख के चलते हैं, इसको हम याद रख के चलेंगे। ठीक है, कि हमारा भी एक काम बचा हुआ है, बीच में किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और जब बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हुआ, अब हमारे पास जो यहाँ पे हेड की जगह मिल रहा है वो 3 वाली नोड का डेटा, 3 वाली नोड का एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, 3 वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या 3 वाली नोड का एड्रेस नन है? नहीं है। तो अगर 3 वाली नोड का एड्रेस नन नहीं है तो तुम 3 का डेटा प्रिंट करो। तो हमने 3 का डेटा प्रिंट किया, 3 का डेटा प्रिंट हो गया, डन। ये वाली लाइन डन। जब ये वाली लाइन डन हो गई तो कह रहा है कि क्या 3 की नेक्स्ट जो नोड है 4, क्या वो नन नहीं है? अगर वो नन नहीं है तो क्या करो, फंक्शन कॉल करो किस पे, 3 के नेक्स्ट पे, मतलब 5 पे हमें फंक्शन कॉल करना है। फिर से, अगर 3 का नेक्स्ट 4 नन नहीं है तो 3 के नेक्स्ट पे कॉल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे, ध्यान से समझना है इसको, कि 3 का नेक्स्ट अगर नन नहीं है तो 3 के नेक्स्ट पे कॉल करना है ये फंक्शन। तो बट एक ध्यान की बात यहाँ पे क्या है कि 5 पे कॉल करने से पहले आप एक चीज देखो कि 3 वाले जो फंक्शन कॉल हुआ था उसका डेटा प्रिंट होना एक बार और बाकी रह गया। मतलब 3 वाली नोड का डेटा प्रिंट होना अभी भी बाकी है। आप इसको याद करते हुए जा रहे हो। ठीक है, याद करते हुए जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगर ऐसा है, याद कर लिया हमने, तो अब तुम एक काम करो, 5 पे कॉल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो हेड पे रिसीव होगा वो 5 वाली नोड का एड्रेस रिसीव होगा, 5 वाली नोड का एड्रेस। तो कह रहा है क्या 5 वाली नोड का एड्रेस नन है? नहीं है। नहीं है तो क्या करो, 5 वाली नोड का डेटा प्रिंट करो। तो 5 वाली नोड का डेटा 5 प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि क्या इस 5 का जो नेक्स्ट है क्या वो नन नहीं है? हाँ बिल्कुल नन नहीं है। अगर नन नहीं है तो क्या करो, 5 के नेक्स्ट पे फंक्शन कॉल करो। अब 5 के नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे नल पड़ा है, तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शन को कॉल करने से पहले ध्यान दो कि इस 5 के लिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी बाकी रह गई। मतलब 5 का डेटा एक बार और प्रिंट होना बाकी रह गया है ना, बाकी रह गया एक बार और। चलिए हमने इसको याद करके रख लिया कि जब वापस आते वक्त हम इसको काम को करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने इस पे फंक्शन कॉल किया, तो इस बार यहाँ पे जो हेड पे जो रिसीव होगा दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड एज नन। यहाँ पे नन रिसीव होगा। तो कह रहा है क्या नन नन के बराबर है? यस, नन इज नन। नन तो नन है, तो कंडीशन हुई ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हुई तो इसने क्या किया, रिटर्न। इस फंक्शन ने यहां से रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो वापस हम इस पे आए, इसी फंक्शन पे, पुराने वाले फंक्शन पे। तो पुराने वाले फंक्शन की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना रह गई थी। पुराने वाली फंक्शन की, इस वाले की, 5 वाले की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना रह गई थी। हम देखो ये लिखा हुआ हमने, सेव करा रखा है कि हाँ भाई ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना बाकी थी। तो जब ये पॉप होगा यहाँ से तो कह रहा है कि इस करंट नोड का डेटा प्रिंट करो। तो करंट किस पे, हम 5। अच्छा, जैसे ये पॉप हुआ तो हम वापस इस पे 3 पे जंप किए। जब वापस हम 3 पे जंप किए तो 3 का भी कह रहा है कि 3 का भी डेटा प्रिंट होना बाकी था। तो हमने इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिलीट कर और यहाँ पे 3 को प्रिंट किया। ठीक है, अब वापस हम 3 से कहां पे जंप मारेंगे, 1 पे। मतलब 1 पे जब हमने जंप मारा इट मींस कि इसका 1 का जो है डेटा प्रिंट होना बाकी है, मींस 1 डॉट डेटा प्रिंट होना बाकी है। तो यहाँ पे हमने 1 का डेटा प्रिंट किया। सो इस कोड के अकॉर्डिंग द आंसर इज गोइंग टू बी योर 135
531। तो यू शुड बी गुड एट रिकर्जन, आपको रिकर्जन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 135 एंड 531। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो वी विल बी हैविंग आवर लास्ट 2 क्वेश्चंस नाउ। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे पास बचेंगे, तो इसको देखते हैं ध्यान से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टैक आपको दे रखा है टॉप टू बॉटम, मतलब इसको एक स्टैक मान लेते हैं, और टॉप टू बॉटम मतलब 4 3 2 1 5 स्टैक का ये सिनेरियो है। तो दिस इज योर स्टैक 1, ये स्टैक 1 है आपके पास। ठीक है, स्टैक 1 है हमारे पास। कह रहा है अज्यूम करो स्टैक के पास सारे ऑपरेशंस अवेलेबल है, लाइक टॉप पॉप पुश, ये सारे फंक्शंस इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक स्टैक S1 क्रिएट करो। S1 क्रिएट नहीं, उससे पहले इसको शुरू से करते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे पास फंक्शन के अंदर ये स्टैक 1 कॉल हो रहा है। कह रहा है कि व्हाट दिस फंक्शन रिटर्न, फंक्शन रिटर्न करने की बात कर रहा है। तो हमारे पास ये स्टैक रिसीव हो रहा है, तो हमने इस स्टैक को यहाँ पर रिसीव करा है, इस वाले स्टैक को। क्या ये स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक तो एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होता तो हम क्या करते, रिटर्न कर देते सिंपली, बट स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करो 5 साइज का। तो इसको S1 मान लेते हैं, इसको हम S1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब तक ये स्टैक 1 खाली नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कुछ कुछ काम करना है। क्या काम करना है? बोल रहा है स्टैक 1 से पॉप करो। स्टैक 1 से पॉप हुआ, पॉप क्या हुआ, 4 पॉप हुआ। ठीक है, 4 पॉप हुआ। कह रहा है 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, फिर से स्टैक से पॉप करो। तो इस बार पॉप क्या होगा, 3। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। और इस 12 वैल्यू को किसके अंदर पुश कर दो, स्टैक 1 के अंदर। मींस यहां पे क्या पुश हो जाएगा, 12 स्टैक 1 के अंदर। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है। मींस लाइन नंबर 1 डन हो चुकी, लाइन नंबर 1 डन हो चुकी। अब लाइन नंबर 2 की बारी है। लाइन नंबर 2 कहती है फिर से स्टैक 1 से पॉप करो। स्टैक 1 से पॉप किया हमने, 2 पॉप किया, और मल्टीप्लाई कर रहा है किसकी, स्टैक 1 से फिर से पॉप कर रहा है, 1 पॉप किया। तो स्टैक 1 से पॉप किया, तो 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे 2 इसको पुश कर दिया हमने इस S1 के अंदर, कि जो भी तुम 2 वैल्यूज को पॉप करोगे स्टैक 1 में से, उनका प्रोडक्ट तुम स्टैक 1 के S1 के अंदर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 2 भी डन, तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। कह रहा है S1 के अंदर से पॉप करो। S1 के अंदर से पॉप करना है, क्या पॉप हो S1 के अंदर से, 2। कह रहा है फिर से S1 के अंदर से पॉप करो, क्या पॉप होगा इस बार, 12 पॉप होगा। कह रहा है दोनों का सम करो। दोनों का सम क्या, दोनों का सम कितना है, 14 सॉरी। और 14 को कह रहा है फिर से S1 के अंदर पुश कर दो। मींस यहां पे पुश हो जाएगा 14। तो S1 के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी है, 14। ठीक है, चलिए, पर क्या अभी स्टैक खाली हुआ है? भाई तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ध्यान से देखो, ये तीनों लाइन हमने इसकी एग्जीक्यूट करी। लाइन नंबर 1 भी एग्जीक्यूट करी, 2 भी करी, 3 भी करी। बट ये कंडीशन कब तक चलेगा, वाइल लूप, वही तो वाइल लूप के अंदर लिखा है ना, वाइल लूप के अंदर वापस जाएगा फिर से। कह रहा है कि क्या स्टैक 1 एम्प्टी हो गया, बताइए क्या स्टैक 1 एम्प्टी है? नहीं, स्टैक 1 अभी एम्प्टी नहीं है। तो अगर स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है तो फिर से लूप चलेगा, वाइल लूप फिर से चलेगा। और वाइल लूप अगर फिर से चल रहा है, इट मींस ये तीनों की तीनों लाइन फिर से एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली एंड ये वाली। तो इसकी पहली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। कह रहा है स्टैक 1 के अंदर से पॉप करो। स्टैक 1 के अंदर से हमने पॉप की वैल्यू 5 पॉप हो गई। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्टैक 1 के अंदर से फिर से पॉप करो। लेकिन स्टैक 1 तो क्या है, खाली है। और खाली स्टैक में अगर आप पॉप करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। बोलेगा कि आप एक ऐसे स्टैक से वैल्यूज को पॉप करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? तो लास्ट टाइम पे एक वैल्यू बच गई थी जिसकी वजह से वाइल लूप फिर से रन हुआ। और जब वाइल लूप फिर से रन हुआ तो क्या हुआ, इसने एक वैल्यू को तो पॉप करी, बट दूसरी वैल्यू को जब पॉप करने गया तो इसने एरर दे दी। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू एन एरर। आपको एक क्वेश्चन क्या देगा, एरर। बट लेट सपोज अगर इसके अंदर 4 ही एलिमेंट होते, वो चारों पॉप हो चुके होते, तो उस केस में आपका इसका आंसर 14 आ सकता था। ठीक है, 14 इसका आंसर आ सकता था, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न कर देता है S1 को, क्योंकि स्टैक खाली हो जाता ना, ये वाला स्टैक खाली हो जाता, तो उस केस में 14 आ सकता था। बट अभी के लिए क्योंकि स्टैक खाली नहीं हुआ था तो वाइल लूप फिर से चला, और जब वाइल लूप चला तो स्टैक 1 के अंदर से एक ही वैल्यू पॉप हो सकती थी, और वो एक वैल्यू पॉप होने के बाद जब आपने फिर से पॉप करने की कोशिश करी तो उसने आपको एरर दे दी। तो इट मींस दिस इज गोइंग टू गिव यू एन रन टाइम एरर। तो आपको रन टाइम एरर ये दे देगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ फॉर दिस क्लास वी विल बी हैविंग आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल बी हैविंग DBMS, राइट। चलिए इसको और देख लेते हैं एक बार। आसान क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, बहुत बढ़िया। कह रहा है जब तक कंडीशन ट्रू होती है तो x मॉडुलो 5 कैलकुलेट करो, कि अगर x मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 0 अगर है तो ब्रेक कर दो और प्रिंट करो x। ठीक है, और फिर y में इंक्रीमेंट कर रहा है, x में इंक्रीमेंट कर रहा है, y में इंक्रीमेंट कर रहा है और x में इंक्रीमेंट कर रहा है। चलिए पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 है,
1 मोडुलो 5 इज इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। तो 1 मोडुलो 5 को निकालते हैं, पहले क्या आता है, चलिए 1 5 5 0 टाइम्स ही चलेगा, तो हमें आंसर में मिलेगा, रिमाइंडर में कितना मिलेगा 1। जब हमें रिमाइंडर में 1 मिला तो ये 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर चेक कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, मतलब ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। क्या चलेगी ये वाली कंडीशन? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। और जब ये कंडीशन नहीं चलेगी तो प्रिंट करेगा वो x को प्रिंट करेगा, x को प्रिंट करेगा। और x कितना है हमारे पास? 1 x हमारे पास कितना है? 1। अब यार 1 वाला तो हमारे पास कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, 1 वाला तो हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जहां पे हमारा कुछ आउटपुट आ रहा हो बट वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समझो ध्यान से मेरी बात भाई, 1 हमारे पास आउटपुट आ रहा है लेकिन 1 पूरे के पूरे आंसर में कहीं भी नहीं हमें दिख रहा, पूरे के चारों ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिख रहा। बट कोई बात नहीं, उसको आगे तो एग्जीक्यूट करो। कह रहा है y में इंक्रीमेंट करो, चलो y की वैल्यू 1 थी तो इसमें y की वैल्यू कितनी कर दी? y की वैल्यू इसने कर दी 2। ठीक है, y 2 हो गया, x अभी भी 1 है, y 2 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, कहता है x प्लस इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आपको, यहां पे y प्लस इक्वल टू में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहां पे y जब x को इंक्रीमेंट कर रहा है तो यहां पे स्पेस है, दैट इज y का यहां पे इसमें पूरे कहीं में यूज नहीं है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं सारा रब कर दूं तो y का कुछ भी यूज नहीं है यहाँ पे, इस पूरे कोड में y का कुछ भी यूज नहीं है कहीं पे भी। x तो फिर भी यूज हो रहा है बट y का कहीं पे भी यूज नहीं है, पर इसने y जानबूझ करके आपको दिया है। क्यों? ताकि वो आपको बता सके कि भाई यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, ये वाली लाइन y प्लस इक्वल टू 1 ऐसे लिखी है, और जो नीचे वाली लाइन है y वो प्लस इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखी है। और दोस्तों प्लस के बाद अगर आप स्पेस लगाते हो और फिर इक्वल टू लिखते हो ना, तो दिस विल गिव यू एरर, क्योंकि ऐसा कुछ ऑपरेटर ही नहीं होता। तो आपको प्लस के साथ हमेशा इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, प्लस के बाद स्पेस नहीं दे सकते, फिर इक्वल टू नहीं लगा सकते, है ना। प्लस के बाद आप स्पेस देके फिर इक्वल टू यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर, ऑल दो 1 प्रिंट होकर के एरर आती, 1 प्रिंट होकर के एरर आती, बट क्योंकि 1 वाला ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा कुछ भी, तो इट मींस क्या है कि आप सिर्फ एरर पे इसके लगा दोगे। ठीक है, आप इसके एरर पे लगा दोगे। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एरर। ठीक है, ऑल दो ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला है, बट मैंने थोड़ा सा कॉन्शियस आप लोग को करने के लिए इस तरह का कोई क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, आप इसमें नन ऑफ दीज भी लगा सकते थे, क्योंकि एक्चुअल में 1 में भी ये प्रिंट करेगा, 1 ये प्रिंट करेगा, राइट। ठीक है, बट ठीक है, एरर है तो एरर लगाएंगे इस पे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा खुद का ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के हैं, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं से पिक किया, तो उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आंसर इसमें एरर ही दिया था, दैट्स व्हाई मैम ने भी यहाँ पे एरर आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास डीबीएमएस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि इन्फीटीक्यू में आ सकते हैं। और अगेन मेरी जो अप्रोच होगी वो आपको सिर्फ क्वेश्चन या मॉक टेस्ट सोल्व करवाना नहीं होगी, राइट। मुझे अप्रोच बतानी है हर क्वेश्चन की। एक चीज बस बोलना चाहूंगा, कभी भी सिर्फ आउटपुट को देख करके आंसर मत लगाना। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने क्वेश्चन देख लिया और क्वेश्चन देख के आप लगा रहे हो। यार अगर सिंगल वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा है ना, तो आप उसको लाइन बाय लाइन इटरेट करके लिखो कि ए डॉट वैल्यू की वैल्यू 20 ये क्रिएट कर रहा है प्रोग्राम, तो आप उसको लिखो। ठीक है, यू हैव टू राइट इवन अ सिंगल वेरिएबल की भी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करके लिखनी है कॉपी पे। यू हैव टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ योर पेन एंड पेपर, तभी आप ये गारंटी कर सकते हो कि यू आर गोइंग टू करेक्ट योर क्वेश्चंस। और इस तरह के एग्जाम में स्पीड इतनी मैटर नहीं करती जितनी एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि एक एलिमिनेशन राउंड है। ठीक है, तो स्पीड एक बार को कम चलेगी बट एक्यूरेसी मस्ट बी 101%। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए आपकी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डीबीएमएस के क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइज। थैंक यू, बाय।